दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं वीएलएसआई में या ईडीसी में भी ये आप चैप्टर पढ़ते होंगे। तो उसमें इलेक्ट्रोमाइग्रेशन एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो चलिए देखते हैं होता क्या है इलेक्ट्रोमाइग्रेशन। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमाइग्रेशन होता है माइग्रेशन ऑफ एटम्स, मींस जो एटम या फिर वो हो सकते हैं आयंस भी हो सकते हैं। एटम मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल गया है या उस एटम ने किसी इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख लिया है तो वो आयन बन जाता है। तो वो एटम्स या आयंस जो हैं उनका माइग्रेशन होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, और उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमाइग्रेशन। और ये किसी वायर में या कंडक्टर में होता है। और ये फिनोमिना बहुत स्लोली होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने आज किया और आज ही आपको इलेक्ट्रोमाइग्रेशन दिख जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर इसका एग्जांपल आप चाहते हैं कि तुरंत आपको दिखे तो जैसे फ्यूज जो होता है, फ्यूज में जो वायर होता है वो पिघल जाता है ड्यू टू हैवी करंट। तो उसमें इलेक्ट्रोमाइग्रेशन की वजह से वो फ्यूज होता है, और वो जो प्रॉपर्टी रखी जाती है उस मटेरियल की वो इसी हिसाब से डिज़ाइन की जाती है ताकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर और पर्टिकुलर करंट पर वो पिघल जाए। तो वहाँ भी इलेक्ट्रोमाइग्रेशन का ही कॉन्सेप्ट काम करता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा होगा। और यही इलेक्ट्रॉन एटम्स से जाके टकराते हैं और फिर ये एटम को डिस्प्लेस कर देते हैं इसके ओरिजिनल लोकेशन से, और ये कहीं और जाके किसी और एटम से भी टकराता है और वो एक दूसरे को माइग्रेट करते रहते हैं। और यहाँ पर एक आपको गड्ढा सा दिख रहा होगा, तो ऐसा बन जाता है। और इस गड्ढे को स्पेशल नाम देते हैं, और ये जो ऊपर उठ रहा है इसको भी एक स्पेशल नाम देते हैं। ये होता क्यों है इलेक्ट्रोमाइग्रेशन? ये होता है हाई करंट डेंसिटी के कारण। अगर मान लीजिए कि कोई आपका मेटल है, कंडक्टर है, जो 1 एम्पियर तक की करंट ले सकता है, तो जैसे कि 1 एम्पियर का करंट अगर उसको मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि उसको 1.5 एम्पियर की करंट मिल रही है तो वहाँ करंट डेंसिटी बढ़ जाती है। करंट डेंसिटी मतलब करंट पर यूनिट एरिया, तो वहाँ करंट डेंसिटी बढ़ जाती है। इस वजह से वो कोलिजन को बढ़ा देती है, मतलब एटम्स को ये डिस्प्लेस करने लगते हैं। तो इलेक्ट्रोमाइग्रेशन जो होता है वो हाई करंट डेंसिटी के कारण होता है। ये आपने समझ लिया कि इलेक्ट्रोमाइग्रेशन क्यों होता है और इलेक्ट्रोमाइग्रेशन होता क्या है। अब हम आगे बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रोमाइग्रेशन का इफेक्ट क्या होता है, उससे होता क्या है। तो इलेक्ट्रोमाइग्रेशन बेसिकली क्या करता है कि वो जो अपना कंडक्टर है उसमें ऐसे ही एटम्स और आयन एक जगह से दूसरी जगह इकट्ठे होते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं। और एक ऐसा कंडीशन आ जाता है जब आपका गैप वो ऐसा वायर्ड बन जाता है, और इसकी वजह से आप देख रहे होंगे कि यहाँ ओपन सर्किट हो गया है, तो इसको वायर्ड बोलते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि एटम एक जगह से दूसरे जगह, एटम्स या आयंस एक जगह से दूसरी जगह वायर में डिस्प्लेस हो रहे हों और वो किसी बगल वाले वायर से जाके टच हो जाएं, तो इसको बोलते हैं हिलॉक। और ये हो गया आपका वायर्ड। यहाँ इसको भी आप वायर्ड कह सकते हैं, लेकिन ये ओपन सर्किट की तरह यहाँ बिहेव नहीं कर रहा है, इसको भी वायर्ड बोल सकते हैं। और यहाँ इसको हिलॉक बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये वायर्ड जो है वो ओपन सर्किट क्रिएट कर रहा है, और यहाँ ये जो हिलॉक है ये शॉर्ट सर्किट क्रिएट कर रहा है। तो इसका इफेक्ट है इलेक्ट्रोमाइग्रेशन का कि ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं वायर्स एक दूसरे से। तो अब इसके प्रिवेंशन क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। अगर आप अपने कंडक्टर मटेरियल ऐड कर रहे हैं, तो जैसे कि एल्युमिनियम में अगर आप कॉपर मिला देते हैं तो इलेक्ट्रोमाइग्रेशन के प्रति जो रेजिस्टेंस है उस मटेरियल का, उस एल्युमिनियम मटेरियल का, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, करीब 5 टाइम्स। तो एलॉइंग इसको बोलते हैं। मेटल टू मेटल जब एक दूसरे में मिक्स करते हैं तो इसको बोलते हैं एलॉइंग। तो एलॉइंग करने से भी आप इलेक्ट्रोमाइग्रेशन रोक सकते हैं। और ये फैब्रिकेशन वालों का, अगर वीएलएसआई डिज़ाइन की बात करें तो वीएलएसआई के लिए फैब्रिकेशन वाले इसका केयर करते हैं। और जो रिफ्रैक्टरी बैरियर मेटल होता है, ये एक प्रकार का मेटल फॉर्म किया जाता है जिसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको डिटेल में बता दूंगा। तो वो क्या करता है बेसिकली, वो इलेक्ट्रोमाइग्रेशन फेलियर होने से रोकता है। उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो प्रेशर को झेल जाएगा, हाई टेम्परेचर को झेल जाएगा, और साथ में वो केमिकल अटैक अगर कोई हो रहा है उस कंडक्टर पर तो उसको भी वो उससे भी वो प्रोटेक्ट करता है।
तो ये बेसिकली आपका रिफ्रैक्टिव बैरियर मेटल होता है। ये कोटिंग किया जाता है खासकर वाया और कॉन्टेक्ट में, और ये काम भी फैब्रिकेशन लेवल पर ही होता है। अगर आप कंडक्टर वायर का अगर विड्थ बढ़ा देते हैं तो आप इलेक्ट्रोमाइग्रेशन को रोक सकते हैं, क्योंकि जब हम विड्थ बढ़ाते हैं तो ओवरऑल जो उसका करंट डेंसिटी होता है वो डिक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर आप लेआउट डिजाइनर के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो DRC एरर आता है आपका विड्थ बढ़ाने पर, मतलब आप विड्थ नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ये भी लेआउट डिजाइनर के हिसाब से सही नहीं है, लेकिन हाँ ये मेथड आप यूज कर सकते हैं। और अगला है, अगर आप पैरेलल मेटल यूज करते हैं या कंडक्टर यूज करते हैं, मतलब आप मान लीजिए एक वायर के थ्रू करंट पास करा रहे थे, अब दो वायर के थ्रू वही करंट पास कराएंगे तो यहाँ पर भी करंट डेंसिटी जो होती है वो कम हो जाती है। बेसिकली एक प्रकार से कहा जाए तो यहाँ भी विड्थ ही बढ़ा रहे हैं, तो इससे भी आपका इलेक्ट्रोमाइग्रेशन कम हो जाता है। और ये लेआउट में भी वैलिड है, और ये किसी और भी जगह पर कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं इस मेथड का। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोमाइग्रेशन भी बढ़ता है, तो आपको टेम्परेचर बढ़ने नहीं देना है वायर का। उसके लिए क्या करेंगे, अगर आप बिट्स बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली करंट डेंसिटी कम होती है और टेम्परेचर उतना ज़्यादा वायर का इंक्रीज नहीं होता है। तो बेसिकली देखा जाए तो एक बार फिर से बिट्स बढ़ाना लाभफुल है अगर आप इलेक्ट्रोमाइग्रेशन रोकना चाहते हैं। अगर वायर लेंथ छोटा है तो भी आप इलेक्ट्रोमाइग्रेशन कम कर सकते हैं, और ये लेआउट वाले कर सकते हैं। अगर उनकी पॉसिबिलिटी है कि वायर कम किया जा सकता है तो वो वायर कम कर देते हैं, तो उससे भी इलेक्ट्रोमाइग्रेशन कम हो जाता है। और मेटल स्टैकिंग के द्वारा भी इलेक्ट्रोमाइग्रेशन रोका जा सकता है। बेसिकली इसमें क्या होता है, एक मेटल के ऊपर दूसरा मेटल प्लेस कर देते हैं और एक दूसरे मेटल, पहले मेटल को दूसरे मेटल से कनेक्ट करने के लिए उसके बीच में बहुत सारे वाया प्लेस कर देते हैं, ताकि उसके बीच, दोनों के बीच में बहुत सारी जगहों पर कांटेक्ट हो जाए, और इससे भी ओवरऑल देखा जाए तो करंट डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। और क्योंकि जैसे जैसे मेटल अपर मेटल लेयर में जाते हैं उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, और कुछ पर्टिकुलर मेटल लेयर के बाद मेटल का विड्थ भी इंक्रीज हो जाता है। तो उससे क्या होता है, ओवरऑल इलेक्ट्रोमाइग्रेशन कम हो जाता है। तो मतलब मेटल स्टैकिंग करने का मतलब कि एक मेटल के ऊपर दूसरा मेटल लगाना वाया का यूज कर करके। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और ये रेफरेंसेस मैंने लिए हैं। आप ये बुक यूज़ कर सकते हैं, डी प्लमर का सिलिकॉन विल SI टेक्नोलॉजी, बढ़िया बुक है। और आर्ट ऑफ एनालॉग लेआउट एलन हास्टिंग यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको एक और चाहिए, बहजाद राजवी का, ये बुक भी बहुत बढ़िया बुक है, डिजाइन ऑफ एनालॉग सीमास इंटीग्रेटेड सर्किट, तो आप ये बुक रेफर कर सकते हैं। मैंने कुछ कॉन्सेप्ट सिनॉप्सिस से और फिगर उठाए थे, तो ये रेफरेंसेस आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। टेक केयर।